अफगानिस्तान तालिबान से नहीं बल्कि अपने नेताओं के भ्रष्टाचार से हारा है। अब बहुत चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिर अफगानिस्तान हार कैसे गया। जब अफगानिस्तान के लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तब वहां के 72 साल के राष्ट्रपति अशरफ गनी एक प्राइवेट विमान से देश छोड़कर भाग गए। लोग उम्मीद करते थे कि उनके राष्ट्रपति लड़ेंगे। रशिया के मीडिया के मुताबिक उनका दावा है कि अशरफ गनी राष्ट्रपति भवन से हेलीकॉप्टर से काबुल एयरपोर्ट पहुंचे और इस हेलीकॉप्टर में उन्होंने भारी मात्रा में कैश रखा हुआ था। बहुत पैसा जो उन्होंने जमा करके रखा था, सारा पैसा हेलीकॉप्टर में और गाड़ियों में भरकर ले गए। इसके अलावा कैश से भरी 4 गाड़ियां भी अशरफ गनी के महल के बाहर निकली और उनके साथ एयरपोर्ट पहुंची। यानी वो खुद हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट पहुंचे और अशरफ गनी की 4 गाड़ियां पैसा लेकर एयरपोर्ट पहुंची। अशरफ गनी इतना पैसा अपने साथ लेकर निकले थे कि हेलीकॉप्टर और गाड़ियों में भी इतनी जगह नहीं बची कि ये सारा पैसा वहां पर रखा जा सके। और जब वो हवाई जहाज में बैठे तब उन्हें काफी पैसा रनवे पर ही छोड़ देना पड़ा क्योंकि इतनी जगह नहीं बची थी। सोचिए कितना पैसा वो अपने साथ लेकर गए हैं अगर ये रिपोर्ट सही है तो। अशरफ गनी ने कैम एयर के एक विमान से उड़ान भरी है। कैम एयर अफगानिस्तान की एक प्राइवेट एयरलाइंस है और उसके एक विमान से वो निकले हैं। कहा जाता है कि कैम एयर का एक विमान हमेशा राष्ट्रपति अशरफ गनी की सेवा में खड़ा रहता था और उसे वही इस्तेमाल करते थे। यानी वो जब चाहें इस विमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी विमान से अशरफ गनी ने पहले ताजिकिस्तान के लिए उड़ान भरी। वो वहां जाना चाहते थे अपना सारा पैसा लेकर, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि ताजिकिस्तान ने उनके विमान को लैंड करने की इजाजत नहीं दी और फिर उनका विमान ओमान के लिए मुड़ गया। और फिलहाल अशरफ गनी अपना यह सारा पैसा लेकर ओमान में ही हैं, वहीं पर मौजूद हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वहां से अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन जी न्यूज़ को ये जानकारी मिली है कि वो शायद ही ऐसा करेंगे। यानी वो अमेरिका जाना नहीं चाहते, लेकिन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए ऐसी खबरें उड़ाई जा रही हैं कि वो ओमान से अमेरिका जा सकते हैं। हमें भी इस बात पर शक है कि अमेरिका उन्हें अपने देश में आने की परमिशन देगा, उन्हें वीजा देगा। और इस समय अशरफ गनी के पास बहुत पैसा है और हो सकता है वो इसी में से कुछ पैसा ओमान में निवेश कर दें और आराम की जिंदगी इसके बाद वहां पर बिताएं। ये पहली बार नहीं है जब अशरफ गनी के लालच ने उनके देश को नुकसान पहुंचाया। उन पर और उनके परिवार पर पहले भी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं। 2019 में उनकी सरकार ने एक ऐसी माइनिंग कंपनी को ठेका दे दिया था जिसमें अशरफ गनी के भाई की हिस्सेदारी थी। इसके अलावा अमेरिका से मिलने वाली मदद का भी उनकी सरकार ने गलत इस्तेमाल किया और बहुत पैसा खुद ही खा गए। और जिस पैसे से सेना को अपग्रेड किया जाना था, हथियार दिए जाने थे और सामग्री दी जानी थी, उस पैसे से अशरफ गनी और उनके करीबी लोग ऐश करते रहे। 2014 और 2019 में जब उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा तो इस दौरान भी उन पर बहुत धांधली के आरोप लगे थे। अशरफ गनी ने कॉलेज की पढ़ाई अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की है और उन्होंने लंबे समय तक वर्ल्ड बैंक में भी काम किया है। अशरफ गनी को फेल्ड स्टेट्स का एक्सपर्ट माना जाता है, यानी दुनिया के उन गिने चुने लोगों में शामिल हैं जो ये पहले ही पता लगा सकते हैं कि किस देश की सरकार नाकाम होने वाली है और फिर वहां पर कैसे स्थिरता लानी है। लेकिन अफसोस, अशरफ गनी अपने ही देश में फेल्ड स्टेट, अपने ही देश को उन्होंने फेल्ड स्टेट में बदल दिया और वो उसे ठीक नहीं कर पाए। अशरफ गनी के कार्यकाल के दौरान ही उनकी सरकार के एक बड़े मंत्री पर एक महिला का यौन शोषण करने के आरोप लगे थे, लेकिन कहा जाता है कि अशरफ गनी की सरकार ने इस मामले को दबा दिया और आरोपी मंत्री के खिलाफ भी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका और भारत ने अशरफ गनी का समर्थन जारी रखा। और जो सबसे बड़ी भूल अमेरिका ने की है और भारत ने भी की है वो ये है, सबसे बड़ी गलती वो ये है कि 2014 और 19 में अशरफ गनी पर चुनावों में धांधली के आरोप लगे और अशरफ गनी की कमजोरियां सामने आने लगी थी, लेकिन भारत और अमेरिका उन्हें जरूरत से ज्यादा समर्थन देते रहे। यानी बड़ी बात यह है कि इन दोनों देशों ने अशरफ गनी को ओवर एस्टिमेट कर लिया। जितनी ताकत उनमें थी नहीं, उन्हें उससे ज्यादा ताकतवर मान लिया और अपना पूरा दांव ऐसे घोड़े पर लगा दिया जो घोड़ा ना सिर्फ भ्रष्ट था बल्कि वो घोड़ा बहुत कमजोर भी था। इसलिए अमेरिका को भी नुकसान हुआ और भारत ने भी अशरफ गनी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करके एक गलत कदम उठाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के फैसले का कल रात को बचाव किया।
उनका कहना है कि तालिबान इसलिए जीता क्योंकि वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान के सामने खुद ही हार मान ली और अफगानिस्तान की सेना ने भी तालिबान के खिलाफ संघर्ष नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि जब अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की सेना और अफगानिस्तान का नेतृत्व ही तालिबान से लड़ना नहीं चाहता तो फिर अमेरिका को दोष देने से क्या होगा। हम किसी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई तो उन्हें खुद लड़नी थी। हमने पैसा दिया, हमने हथियार दिए, हमने सारी सामग्री मुहैया कराई, हमने ट्रेनिंग दी, लेकिन लड़ना तो उन्हीं को था और जब वो खुद मैदान छोड़कर भाग गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I would be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. जो बाइडेन की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, उनके अपने देश में आलोचना हो रही है और लोग कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान के 4 करोड़ लोगों को ऐसे मरने के लिए क्यों छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जो बाइडेन सारा दोष अफगानिस्तान पर डाल रहे हैं। अमेरिका ने 2001 से 2021 तक 20 सालों में अफगानिस्तान की सेना पर और अफगानिस्तान में $88 बिलियन यानी 6,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अफगानिस्तान की सरकार को जब तक अमेरिका से मदद मिलती रही तब तक उसके सैनिकों को वेतन और दूसरी जरूरतें मिलने में परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया, वहां के सैनिकों को वेतन मिलना बंद हो गया और जैसे ही वेतन मिलना बंद हुआ वो वतन हार गए। यानी वतन और वेतन आपस में जुड़े हुए थे। पहले उनके सैनिकों की जो तनख्वाहें आती थीं वो सारी अमेरिका से आती थीं, अमेरिकी सरकार देती थी। उस तनख्वाहों में से भी अफगानिस्तान के जो भ्रष्ट अफसर थे और नेता थे वो पैसा खा जाते थे। जैसे उन्होंने अमेरिका को ये बताया कि उनके पास 3 लाख सैनिक हैं, जबकि उनके पास 3 लाख सैनिक थे ही नहीं। उन्होंने ऐसे सैनिकों की लिस्ट भेजी हुई थी जो सिर्फ कागजों पर ही थे और उनके पास इससे कहीं कम सैनिक थे और तनख्वाह वो 3 लाख सैनिकों की लेते रहे। जो सारे बेनिफिट्स होते थे, जो सारा पैसा आता था वो 3 लाख सैनिकों के हिसाब से आता था और उसे अफगानिस्तान के नेता और वहाँ के जो जनरल्स थे वो सारा पैसा खा जाते थे। इसलिए आपको भी ये बात सामने आई होगी कि अफगानिस्तान के पास 3 लाख सैनिक थे और तालिबान के पास 70 से 80 हज़ार। फिर भी अफगानिस्तान की सेना हार कैसे गई? उसका बड़ा कारण ये है कि 3 लाख सैनिक थे ही नहीं, वो सब कागज़ों पर थे। वो सब सैनिक इसलिए बनाए गए थे ताकि उनकी तनख्वाहें ली जा सकें। कुछ साल पहले अमेरिका में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी अफगानिस्तान की सेना अब भी इतनी कमजोर क्यों है। इसमें पहला कारण भ्रष्टाचार को बताया गया, जिसके मुताबिक अमेरिका जो पैसा और हथियार अफगानिस्तान को भेजता था वो मदद सैनिकों को मिलने की बजाय ब्लैक मार्केट में पहुंच जाती थी। यानी वो हथियार ब्लैक मार्केट में पहुंच जाते थे और कई बार ये मदद तालिबान तक पहुंच जाती थी। जो हथियार आ रहे हैं अफगानिस्तान की सेना के लिए, यो उनकी कालाबाजारी करके वो हथियार तालिबान को बेच दिए जाते थे। इसके लिए अशरफ गनी को जिम्मेदार माना गया क्योंकि उन्होंने इस भ्रष्टाचार पर अपनी आंखें बंद रखी और अमेरिका के खूब जो फंड्स आ रहे थे वो भी खा गए। इसके अलावा घोस्ट सोल्जर्स यानी जो सैनिक सिर्फ कागजों पर हैं उनको भी वेतन देकर अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अफगानिस्तान की सेना में वैचारिक एकता नहीं थी और हर महीने लगभग 5,000 सैनिक अपनी ड्यूटी छोड़कर मैदान से भाग जाते थे। अशरफ गनी ने अफगान सेना के नेतृत्व को भी बार बार बदला, जिससे वहां के सैनिकों में असंतोष बढ़ने लगा। और जब से अमेरिका ने पैसा देना बंद किया और कहा कि अब आप अपने सैनिकों की तनख्वाहें खुद दीजिए,
तब से अफगानिस्तान की सरकार ने, ऐसा कहा जाता है कि अपने बहुत सारे सैनिकों की तनख्वाहें भी रोक ली थी। बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जिन्हें महीनों से उनकी तनख्वाहें नहीं मिली थी, ठीक से खाना नहीं मिल रहा था और उन्हें जो बाकी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जैसे उनकी वर्दी, जूते और बाकी का सामान, ये सब भी उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनका मनोबल टूट गया और उन्हें लगा कि ऐसे देश और ऐसी सरकार के लिए लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो मैदान छोड़कर भाग गए। अफगानिस्तान के संकट से ये पता चलता है कि किसी भी देश के अस्थिर होने में सबसे बड़ी भूमिका विदेशी ताकतों और संस्थाओं की होती है। इसलिए ये बात ध्यान से सुनिएगा, हर भारतीय को ये बात सुननी चाहिए। जब विदेशी ताकतें आपके देश में दखलंदाजी करती हैं तो ये होता है। कल्पना कीजिए अगर अफगानिस्तान की तरह कश्मीर में भारत ने दूसरे देशों को घुसने दिया होता, ह्यूमन राइट्स के नाम पर दूसरे देश कश्मीर में आ गए होते, तो आज कश्मीर की स्थिति भी अफगानिस्तान जैसी ही बन गई होती और हमारे देश में जो लोग हैं उनके दिल में बड़ी ठंडक पड़ती। इसीलिए हमारे देश के बहुत सारे लोग आज भी ह्यूमन राइट्स के नाम पर कश्मीर में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं ताकि वहां पर संयुक्त राष्ट्र की दखलंदाजी बढ़ जाए, ताकि वहां पर दूसरे देशों की दखलंदाजी बढ़ जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीर अफगानिस्तान जैसा हो जाए। ऐसे हालात में ये देश तो वहां से चले जाते हैं, कोई मदद नहीं करता, लेकिन उसके बाद वहां के जो कट्टरपंथी संगठन होते हैं, अगर कश्मीर में ऐसा हुआ होता तो अब तक संयुक्त राष्ट्र भी भाग चुका होता, दूसरे देशों की सेनाएं भी भाग चुकी होती और कश्मीर पूरी तरह अस्थिर हो चुका होता और उस पर कट्टर आतंकवादी अब तक अपना कब्जा जमा चुके होते। आप श्रीनगर जाने के बारे में कल्पना भी नहीं कर पाते इस समय, और जो तस्वीरें आप अफगानिस्तान से देख रहे हैं, लोग जहाजों पर लटक लटक कर जाना चाहते हैं, ये काम कश्मीर के लोग कर रहे होते। इसलिए यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने बड़े बड़े देशों के दबाव के बाद भी कश्मीर में कभी भी विदेशी ताकतों को प्रवेश नहीं करने दिया और उन्हें हमेशा रोक कर रखा। इस बात को चीन भी समझता है और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पूरे घटनाक्रम से ताइवान को सीख लेने के लिए कहा है। उसने लिखा है कि ताइवान भी अफगानिस्तान की तरह अमेरिका के समर्थन पर निर्भर है, लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि वो कैसे रातों रात किसी देश को ऐसे ही मुसीबत में छोड़कर भाग सकता है और उसे यह अफगानिस्तान से सीखना चाहिए। ताइवान को अफगानिस्तान से सबक लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि अमेरिका मुसीबत में आने के बाद उसकी मदद नहीं करेगा और इसलिए उसे चीन के साथ ही रहना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.